आज भौतिक भूगोल में अपक्षय के अंतर्गत अपन रासायनिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जलवाष्प की उपस्थिति होती है, परंतु जब तक इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता, अर्थात ये शुष्क होते हैं, तब तक अपक्षय की दृष्टि से ये तत्व क्रियाहीन होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका जल से संयोग होता है तो ये सक्रिय घोलक हो जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत चट्टानों में ऐसे पदार्थों तथा खनिजों की रचना हो जाती है जो या तो मूल पदार्थ से अधिक आयतन वाले या कम आयतन वाले होते हैं, और इस प्रकार की जो नवीन व्यवस्था हो जाती है खनिजों में, इस कारण उनमें वियोजन प्रारंभ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय का कार्य पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों क्षेत्रों में होता रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन कई रूपों में संपन्न होते हैं। चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। उष्ण, उपोष्ण एवं शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय, जो अपन अभी कई स्टेप्स में होता है जिनका अपन डिस्कस करेंगे अभी। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ रिएक्शन होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अभिक्रिया होने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट का जल में सीमित मात्रा में विघटन होता है, CaCO3 Ca+CO3। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड का धनात्मक हाइड्रोजन आयन तथा ऋणात्मक बाइकार्बोनेट आयन में विघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता दाब से सीधे रूप में तथा ताप से विलोम रूप से संबंधित होती है, अर्थात यदि दाब अधिक होगा तथा ताप कम तो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ेगी, क्योंकि ताप से विलोम रूप मतलब उल्टा। जबकि दाब कम होने और तापमान अधिक होने पर घुलनशीलता घटती है। इसके विपरीत ठोस की घुलनशीलता तापमान से सीधे रूप में संबंधित होती है, अर्थात तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान कम होने पर घटती है। अब आता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं और चट्टानों में वियोजन होने लगता है, और ये जो क्रिया होती है इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव ज़्यादा होता है। आग्नेय चट्टानों में लोहा लो सल्फाइड पाइराइट के रूप में पाया जाता है। इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से जंग लग जाता है, जिस कारण से चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं एवं वियोजन होने लगता है। उष्णार्ध भागों में ऑक्सीकरण अधिक सक्रिय रहता है,
जिस कारण रासायनिक परिवर्तन के कारण वहाँ पर मिट्टियों का रंग लाल, पीला या भूरा होता है। कभी कभी ऑक्सीकरण तथा जलयोजन की क्रियाएं साथ साथ कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए लोहे के ऑक्साइड पर जलयोजन होने से मिट्टियों का रंग पीला अथवा नारंगी हो जाता है। यानी जो जंग लगने की प्रोसेस है वो भी आप देखते हो कि ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उससे वो होता है। फिर आता है आपका कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेट के बनने के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो जाते हैं। इसी कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है। जब लो सल्फाइड या पाइराइट पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल का प्रभाव होता है तो उसके क्रमशः लोहे के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। लोहे का कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होता है तथा जल के साथ शीघ्रता से चट्टान से अलग होकर मिल जाता है। चूने का पत्थर साधारण जल द्वारा नहीं घुल पाता, परंतु उसका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है तो चूने का पत्थर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है जो कि आसानी से जल के साथ घुलकर मिल जाता है। और अपन ने स्टार्टिंग में जब अपन देख रहे थे तो अपन ने वो प्रोसेस किस प्रकार से होता है वो सभी अपन ने डिस्कस की थी। कार्बोनेशन की क्रिया के कारण ही पोटास या पोटेशियम कार्बोनेट की रचना होती है जो कि एक प्रकार का प्रमुख जीव भोजन होता है। भूमिगत जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश अधिक रहता है तथा चूने की चट्टानों वाले भागों में सतह के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार के अपक्षय द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण हुए हैं। फिर आता है हाइड्रेशन या जल योजन। जब चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती हैं और उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी ये विस्तार प्रारंभिक आयतन से 2 गुना हो जाता है। इस क्रिया में कभी कभी मौलिक चट्टान के वास्तविक आयतन में 88% तक विस्तार हो जाता है। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में विस्तार के कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानें फैलकर टूटने लगती हैं। आग्नेय चट्टान पर हाइड्रेशन की क्रिया का अधिक प्रभाव पड़ता है और अपक्षय से चट्टान टूटकर परतदार शैलों में परिवर्तित होती रहती है। हाइड्रेशन की क्रिया द्वारा फेल्सपार नामक खनिज का परिवर्तन केओलिन मृत्तिका में हो जाता है और जिप्सम की संरचना मुख्य रूप से जलयोजन की क्रिया द्वारा ही हुई है। फिर आता है आपका सिलिका का पृथक्करण या डिसिलिकेशन। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों में सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्कीकरण कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में खासकर ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें से कुछ क्वार्ट्ज के रूप में होते हैं तथा अधिकांश सिलिकेट के रूप में। सिलिकेट का जल द्वारा चट्टान से अलग जो होती हैं वो आसानी से हो जाता है, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है और उसका वियोजन शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि आग्नेय चट्टान वाले प्रदेश में बहने वाली नदियों में सिलिका की मात्रा परतदार चट्टानों वाले भागों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि परतदार चट्टानों में सिलिका क्वार्ट्ज के रूप में होता है जो कि जल में शीघ्रता से घुलनशील नहीं होता है। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों का वियोजन एसिड आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये था अपना रासायनिक अपक्षय।